छात्र छात्राओं, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरे किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मैं आपके किसी भी प्रकार की प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीक़ा से दे सकूं। और आय की चक्रीय प्रवाह की अवधारणा यानी आय की चक्रीय प्रवाह की अवधारणा। देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह की अवधारणा क्या है, इसे समझते हैं। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी, वेतन, पूंजी का ब्याज और साहसी को लाभ। दूसरी ओर व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन संसाधनों के प्रयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्ति करता ही नहीं, वरन ये साथ साथ उपभोक्ता भी हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। इससे व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसको वे पुनः वस्तुओं और सेवाओं पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार आय का चक्रीय प्रवाह होता है। उत्पादन प्रक्रिया में के अंतर्गत यानी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। उत्पादन आय व्यय को, फिर वह व्यय उत्पादन को और उत्पादन आय को जन्म देता है। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है। अर्थात उत्पादन आय व्यय फिर उत्पादन और
फिर आय और फिर व्यय। यही क्रम लगातार चलता रहता है। यानी उत्पादन, अगर हमने उत्पादन किया है तो उत्पादन को बेचेंगे, उससे आय प्राप्त होगी, और आय अगर प्राप्त होगी तो फिर व्यय भी करना पड़ेगा। यानी प्रोडक्शन इनकम, एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन, फिर इनकम और फिर एक्सपेंडिचर। यही क्रम लगातार चलता रहता है। इस प्रकार उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह का न कोई आरंभ होता है और न ही कोई अंत होता है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ समझते हैं। यानी राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ। अब देखिए राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या है। तो देखें, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें अर्थव्यवस्था के आय एवं व्यय निरंतर संपूर्ण समय एक चक्रीय ढंग से प्रवाहित होते हैं। राष्ट्रीय आय एवं व्यय के विभिन्न घटकों में बचत, विनियोग, कर, ऋण, सरकार की खरीद, आयात, निर्यात आदि हैं। इन्हें चित्रों में धाराओं एवं विपरीत धाराओं के रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय बराबर होते हैं। आय के प्रवाह का बदलता हुआ स्वरूप। अब देखिए दूसरा, फिर आय के प्रवाह का बदलता स्वरूप। देखिए कैसे स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ देखें, विभिन्न उत्पादन साधनों के पारस्परिक संबंधों ने आय के चक्राकार प्रवाह को जन्म दिया है। आय का उपार्जन सामान्यतः मुद्रा के रूप में होता है। अतः आय प्रवाह और मुद्रा प्रवाह एक ही हैं। आय प्रवाह का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। तो देखें, नंबर 1 यानी आय प्रवाह का जो अध्ययन करते हैं
वो हम कितने शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं? तो नंबर 1, वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु प्रवाह, वास्तविक वस्तु प्रवाह। नंबर 2, मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। द्विक्षेत्रीय मॉडल, द्विक्षेत्रीय मॉडल। फिर तीसरा जो बिंदु है वह है बचत, बचत व विनियोग, बचत व विनियोग का प्रवेश, का प्रवेश आय प्रवाह, आय प्रवाह अथवा द्विक्षेत्रीय मॉडल, अथवा द्विक्षेत्रीय या दो क्षेत्रीय मॉडल। चौथा है सरकारी क्षेत्र का समावेश, सरकारी क्षेत्र का समावेश व आय प्रवाह, व आय प्रवाह अथवा त्रिक्षेत्रीय, अथवा त्रिक्षेत्रीय मॉडल। और इसे हम बंद अर्थव्यवस्था, इसे हम बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था मॉडल भी कहते हैं। यानी चौथा जो सरकारी क्षेत्र का समावेश व आय प्रवाह है, जिसे त्रिक्षेत्रीय मॉडल बोलते हैं, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद पांचवा जो बिंदु है वह है विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार का समावेश, का समावेश व आय प्रवाह। और इसे हम चार क्षेत्रीय या चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल, और इसको हम खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल भी बोलते हैं। इसे हम खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल भी बोलते हैं। तो देखिए,
आय का जो हम अध्ययन करते हैं वह 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, यानी 5 प्रकार के आय प्रवाहों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है वास्तविक वस्तु प्रवाह, दूसरा आता है मौद्रिक वस्तु प्रवाह जो द्विक्षेत्रीय मॉडल होता है, और तीसरा है बचत व विनियोग का प्रवेश यानी आय प्रवाह अथवा 2 क्षेत्रीय मॉडल। इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है वह है सरकारी क्षेत्र का समावेश व आय प्रवाह, जिसे हम त्रिक्षेत्रीय मॉडल और बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद 5वां जो बिंदु आता है उसमें विदेशी व्यापार का समावेश होता है, वह आय प्रवाह तथा चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल से बोला जाता है, और इसी चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल को हम खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल भी कहते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले हम वास्तविक वस्तु प्रवाह को समझना है। तो देखिए वास्तविक वस्तु प्रवाह क्या है, चलिए सबसे पहले वास्तविक वस्तु प्रवाह। तो देखिए वास्तविक वस्तु प्रवाह के अंतर्गत यानी वास्तविक वस्तु प्रवाह एक परंपरागत अर्थव्यवस्था में प्रचलित होता है। वस्तु प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं का आपसी विनिमय होता है और मुद्रा का प्रयोग विनिमय में अनुपस्थित होता है। फिर से समझें एक बार कि वास्तविक वस्तु प्रवाह एक परंपरागत अर्थव्यवस्था में प्रचलित होता है। वस्तु प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं का आपसी विनिमय होता है और मुद्रा का प्रयोग विनिमय में अनुपस्थित होता है, यानी एक दूसरे में जो एक्सचेंज होगा वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से होगा। इस विनिमय में मुद्रा का कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे हम वास्तविक वस्तु प्रवाह भी बोलते हैं। आय के वास्तविक प्रवाह से यह आशय है कि परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रवाह फर्मों या उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है तथा फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है। तो देखिए इसका जो चक्र बनेगा वो कैसे बनता है कि एक तरफ परिवार यानी परिवार, इसका जो चक्र है वह है परिवार, और दूसरी तरफ फर्में यानी परिवार और फर्म। अब देखिए सबसे पहले परिवार फर्मों को क्या देता है, तो इसे देखते हैं कि परिवार ने फर्मों को क्या दिया, यानी परिवार ने फर्मों को उत्पादन के साधन दिए। क्या दिया? उत्पादन के साधन। और उत्पादन के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी एवं साहस। ये किसने दिया? परिवार ने उत्पादन के साधन फर्मों को दिए हैं। उनमें जो साधन दिए हैं वह भूमि, श्रम, पूंजी और साहस दिए हैं। तो फर्मों ने परिवार को क्या दिया? अब ये देखें, फर्मों ने परिवार के लिए क्या दिया है?
वस्तुएं व सेवाएं, यानी वस्तुएं व सेवाएं। स्वाभाविक सी बात है कि परिवार ने उत्पादन के साधन दिए, फर्मों ने उत्पादन करके परिवारों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की। यही वास्तविक वस्तु प्रवाह है, या इसे हम वास्तविक आय प्रवाह, वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। प्रवाह जिसे हम रियल फ्लो कहते हैं। अब देखिए, आय के वास्तविक प्रवाह में, परिवार क्षेत्र का या परिवार क्षेत्र द्वारा फर्मों को उत्पादन के साधनों की सेवाएं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। तो परिवार ने क्या दिया? उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी और साहस प्रदान की जाती हैं। इसीलिए उत्पादन के साधनों का प्रवाह, उत्पादन के साधनों का जो प्रवाह है परिवार से कहाँ जा रहा है? फर्मों की तरफ। प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्मों की ओर हो रहा है। इन साधनों की सहायता से फर्में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती हैं, यानी इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया, और फर्मों द्वारा परिवार को या परिवार क्षेत्र को उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर हो रहा है। यानी परिवार ने उत्पादन के साधन दिए, फर्म ने उत्पादन किया, वस्तुएं सेवाएं परिवार को दे दी, फिर परिवार ने उत्पादन के साधन दिए, फर्मों ने वस्तुएं और सेवाएं परिवारों को प्रदान कर दी। ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसे हम वास्तविक वस्तु प्रवाह कहते हैं। अब देखिए, दूसरा आता है मौद्रिक वस्तु प्रवाह। तो अब दूसरा मौद्रिक वस्तु प्रवाह को समझते हैं। दूसरा मौद्रिक वस्तु प्रवाह। सेकंड पॉइंट है मौद्रिक वस्तु प्रवाह। अब देखिए मौद्रिक वस्तु प्रवाह क्या है। तो यहाँ समझिए, मौद्रिक वस्तु प्रवाह जो द्विक्षेत्रीय मॉडल है, इसे आगे हम लिख देते हैं द्विक्षेत्रीय मॉडल। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी पहले वाले में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन मौद्रिक वस्तु प्रवाह में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अतः आर्थिक क्रियाओं के चक्रीय प्रवाह में एक दूसरा चक्र भी क्रियाशील होता है, जिसे मुद्रा या आय प्रवाह कहते हैं। आजकल परिवार अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं से वस्तु विनिमय नहीं करते, बल्कि वे साधनों के
बदले में मुद्रा प्राप्त करते हैं और इस प्राप्त मुद्रा का प्रयोग वे वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए करते हैं। मौद्रिक प्रवाह में फर्मों द्वारा उत्पादन के साधनों को, फिर से, मौद्रिक प्रवाह में फर्मों द्वारा उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में ब्याज, लाभ, मजदूरी, लगान आदि के रूप में दी गई मुद्रा का प्रवाह फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसके विपरीत फर्मों द्वारा उत्पादन के साधनों, सहायता से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों के व्यय के रूप में मुद्रा का प्रवाह परिवार क्षेत्र में फर्मों की ओर से होता है। अब देखिए इसका भी देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले फिर वापस परिवार और फर्में। अब देखिए परिवार ने फर्मों को क्या दिया और फर्मों ने परिवार को क्या दिया। तो सबसे पहले परिवार ने फर्मों को उत्पादन के साधन, यानी उत्पादन के साधन, और उत्पादन के साधन आपको पता है क्या क्या हैं। उत्पादन के साधनों की सेवाएं, और इसमें क्या क्या दिया हमने, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, और इसके बाद साहस। ये चीज़ें हमने किसे दी हैं? फर्मों को। परिवार ने क्या दिया फर्मों के लिए? उत्पादन के साधन की सेवाएं, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और साहस दिए। वापस फर्मों ने परिवारों के लिए क्या दिया? तो देखिए ये हम परिवार ने सबसे पहले दिया है। अब फर्म ने परिवार को दिया है साधनों को किए गए भुगतान, यानी जो साधन हमने दिए हैं वह क्या, फर्मों ने साधनों को दिए गए भुगतान, साधनों को किए गए भुगतान, और इसमें क्या क्या है भुगतान में, यानी लगान, ब्याज, लाभ, और इसके बाद मजदूरी। इनका जो भुगतान दिया है वो फर्म ने किसको दिया है? परिवार को। परिवार ने सबसे पहले क्या दिया? उत्पादन के साधनों की सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस हमने फर्मों को दिया। फर्मों ने वापस हमको क्या दिया, यानी परिवारों को जो दिया है वह दिया है साधनों को किए गए भुगतान, यानी जो साधन दिए थे उसका जो भुगतान था वो हमने किस किस रूप में दिया है? लगान में, ब्याज में, लाभ में और मजदूरी के रूप में दिया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि फिर परिवार ने फर्म के लिए वापस उपभोग पर व्यय दिया। क्या दिया? उपभोग
यानी हमने जो कंजप्शन किया है माल, इसने हमें जो दिया उसका हमने क्या वापस किया, उपभोग किया, और उपभोग पर व्यय। अब हमने पैसे को खर्च किया और वो फर्मों के पास वापस चला गया, फिर फर्म ने हमें क्या दिया वापस, देखिए फर्म ने वापस हमको फिर क्या दिया है, और वापस दिया वस्तुएं व सेवाएं। वस्तुएं व सेवाएं, यानी स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे हम फर्म को साधन अवेलेबल कराते हैं, फर्म वस्तुएं और सेवाओं को हमें वापस रिटर्न करती है। पहले उत्पादन के साधनों की सेवाओं यानी भूमि, श्रम, पूंजी और साहस दिए, फर्म ने हमें वस्तुएं व सेवाएं दी, फिर हमने उन सेवाओं का कंजप्शन किया, उपभोग किया, और जब हम उपभोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमें किसी न किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो हमने उपभोग किया, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया, तो उपभोग पर जो व्यय किया वह वापस फर्मों के पास पहुंच गया। अब फर्म ने क्या किया, फर्म ने वापस साधनों को किए गए भुगतान, यानी जो लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी थी, स्वाभाविक सी बात है कि फर्म लगान भी देती है, ब्याज भी देती है और लाभ भी तथा मजदूरी का भी पेमेंट करती है। तो ये क्रम पहले यहाँ से हमने फर्म को दिया, फर्म ने हमें वस्तुएं सेवाएं दी, सेवाओं के बदले में फिर हमने उनका उपभोग किया, और उपभोग करने के बाद में फर्म ने वापस हमें लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में भुगतान किए। यही मौद्रिक प्रवाह है, यही मौद्रिक प्रवाह, जिसे हम मनी फ्लो बोलते हैं। तो ये मौद्रिक प्रवाह है। अब देखिए रेखा चित्र से स्पष्ट है कि परिवार द्वारा उत्पादन साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि व्यावसायिक फर्मों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके बदले में फर्में उत्पादक यानी परिवारों को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में आय प्रदान करती हैं। यह मुद्रा प्रवाह का एक पहलू है, यानी ये सबसे पहला पहलू ये है। अब वो वापस दूसरा पहलू देखते हैं। तो दूसरे पहलू में क्या है, परिवारों को जो आय प्राप्त होती है उसे वे उत्पादकों या फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने पर पुनः खर्च कर देते हैं। इस प्रकार परिवार को जो आय प्राप्त होती है वह पुनः व्यवसायी फर्मों की ओर लौट जाती है। पहले इसने हमें दिया, वापस हमने फिर इसको दिया, इसने फिर हमें दिया। तो ये जो क्रम है एक दूसरे के साथ में लेन देन का, यह चलता ही रहता है। और यही मुद्रा प्रवाह का दूसरा पहलू है। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में परिवारों से फर्मों और फिर फर्मों से परिवारों के बीच मुद्रा के घूमते रहने को मुद्रा प्रवाह या आय प्रवाह कहते हैं। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे दूसरे प्रकार से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, यानी कुल उत्पादन, इसे हम GNP, जिसे यानी
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर परिवारों की आय इक्वल टू परिवारों की आय, परिवारों की आय साधनों की आय के रूप में, साधनों की आय के रूप में, और इसे हम GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, इसके बाद इक्वल टू परिवारों का व्यय, परिवारों का व्यय, और परिवारों के व्यय को हम GNE यानी ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। अब देखिए कुल उत्पादन सपोज दैट 5,000 रुपये का हुआ। अब परिवारों की आय, साधनों की आय के रूप में जो हमने खर्च किया या जो लिया, तो उसमें क्या है, यानी देखिए सबसे पहले मजदूरी और मजदूरी के रूप में हमें जो पेमेंट मिला वह 1,500 रुपये का मिला। इसके बाद में प्लस ब्याज, और ब्याज पर 1,000 रुपये खर्च हुए, प्लस यानी हमें प्राप्त हुआ, प्लस लगान, और लगान पर हमें 750 रुपये, प्लस इसके बाद लाभ, और लाभ में हमें 1,750 रुपये प्राप्त हुए, 1,750। अब देखिए परिवारों की आय में, तो परिवारों की आय को अगर हम देखते हैं तो परिवारों ने क्या किया, वस्तुओं पर व्यय कर दिया, यानी वस्तुओं पर व्यय। अब वस्तुओं पर जो व्यय किया है वो कितना पेमेंट व्यय किया, तो ये कर दिया 3,500 रुपये। फिर सेवाओं पर व्यय, सेवाओं पर व्यय। अब सेवाओं पर व्यय जो kiया है वो 1,500 रुपये है। भाई स्वाभाविक सी बात है, ये भी इनकम 5,000 है, इक्वल टू ये भी इनकम 5,000 है, और इक्वल टू ये भी इनकम 5,000 रुपये ही है। तो यहाँ अर्थात GNP इक्वल टू GNI इक्वल टू GNE, जहाँ तीनों ही बराबर हैं, यानी GNP भी 5,000 रुपये है, GNP आप जानते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये कुल राष्ट्रीय आय, और ये है कुल राष्ट्रीय व्यय। जब ये तीनों ही बराबर हैं तो अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए एक वर्ष में कुल उत्पादन का मूल्य अर्थात
कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP इजिकल टू 5,000 रुपये है। दूसरा इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वह है कुल उत्पादन में से साधनों को मजदूरी यानी 1,500 रुपये, ब्याज इजिकल टू 1,000 रुपये, लगान इजिकल टू 750 रुपये, लाभ इजिकल टू 1,750 रुपये और से लाभ है। इस प्रकार परिवारों की आमदनी भी प्रतिवर्ष कुल राष्ट्रीय आय यानी GNI इजिकल टू कितने हैं? 5,000 रुपये। स्वाभाविक सी बात है, GNP भी 5,000 रुपये है, इसे मैं GNP लिख देता हूँ और ये GNI। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि तीसरे पॉइंट में चूंकि परिवारों द्वारा अपनी समस्त आय वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने में व्यय कर दी जाती है, चूंकि परिवारों द्वारा अपनी जो इनकम है वो किस पर खर्च की जाती है? वस्तुओं पर और सेवाओं पर। तो वस्तुओं और सेवाओं पर टोटल इनकम को खर्च कर दिया जाता है। अतः परिवारों का वार्षिक व्यय या कुल राष्ट्रीय व्यय GNE और GNE इजिकल टू क्या है? GNE इजिकल टू है 5,000 रुपये। तो GNP इजिकल टू GNI इजिकल टू GNE और यही मैंने यहाँ निकाल के दिया है कि तीनों ही अगर बराबर हैं तो जो व्यावसायिक फर्मों को बिक्री प्राप्ति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाता है। अतः आय प्रवाह से यह स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी GNP, कुल राष्ट्रीय व्यय GNE तथा कुल राष्ट्रीय आय GNI आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इसको एक रेखा चित्र से भी समझ लेते हैं। तो ये तो यहाँ आपकी समझ में आ गया है। अब रेखा चित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं। तो रेखा चित्र में क्या है ये देखें। देखिए उत्पादक वस्तुएं एवं सेवाएं यानी उत्पादक वस्तुएं एवं सेवाएं ये GNP है। क्या? GNP इजिकल टू कितने हैं? 5,000 रुपये। ओके। अब देखिए इसने क्या किया? आय का वितरण लगान मजदूरी ब्याज लाभ और इसे देखते हैं तो ये क्या है? इजिकल टू GNI या GNP इसकी भी कितनी है? इजिकल टू 5,000 रुपये। GNP का खर्चा है ये, यानी कुल उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इतना था, उसको हमने आय वितरण लगान मजदूरी ब्याज पर खर्च कर दिया 5,000 रुपये। अब वापस यहाँ से क्या हुआ ये देखिए, यहाँ से फिर वापस जो खर्चा है वो कहाँ आ जाएगा? ये आएगा वस्तुओं व सेवाओं
वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय। अब वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया है वो क्या है, वो भी जीएनपी है, यानी जीएनपी का ही खर्चा है। और यहाँ भी हमने 5,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। भाई अब स्वाभाविक सी बात है कि यही क्रम लगातार चलता रहेगा। उत्पादक और वस्तुओं की सेवाएं में 5,000 रुपया है, यहाँ से फिर आय वितरण लगान मजदूरी ब्याज पर हमने खर्च कर दिए 5,000, वापस वस्तुओं और सेवाओं पर हमने खर्च कर दिए 5,000 और फिर यहीं आ गए। तो ये क्रम लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। अब देखिए जीएनपी जो मैंने अभी निकाल के दिया था, जीएनपी इजिकल टू जीएनआई इजिकल टू जीएनई, ये तीनों ही बराबर अगर हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मौद्रिक वस्तु प्रवाह द्विक्षेत्रीय मॉडल कंप्लीट है। अब देखिए इसकी कुछ असम्पशन यानी मान्यताएं भी हैं, तो मान्यताओं को देखते हैं। सर्वप्रथम मान्यताओं में उपर्युक्त मॉडल कुछ सरल मान्यताओं पर आधारित है। जैसे नंबर 1, लोग अपनी संपूर्ण आय व्यय कर देते हैं और बचत एवं विनियोग शून्य है। संपूर्ण आय को सबसे पहले क्या किया, उन्होंने खर्च कर दिया और बचत को शून्य कर दिया, यानी हमने एक भी पैसा बचत और विनियोग में कोई नहीं रखा है। दूसरा पॉइंट आता है, उत्पादक अथवा फर्में अपनी आय की या अपनी आय को विभिन्न तथ्यों का भुगतान करने के में व्यय कर देते हैं, तो वो भी अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है, इस मामले में सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चौथा बिंदु आता है, वस्तुओं और सेवाओं का न तो आयात और न ही निर्यात होता है, अर्थात विदेशी व्यापार का इसमें अभाव रहता है। तो द्विक्षेत्रीय जो मॉडल है इसमें विदेशी प्रवाह का या विदेशी व्यापार का कहीं पर भी कोई विदेशी व्यापार कहीं पर भी इसमें नहीं हुआ है। अतः द्विक्षेत्रीय मॉडल में विदेशी व्यापार का अभाव रहता है। अब हम एक एक मान्यता को, यानी जितनी भी मैंने मान्यताएं बताई हैं 4-5, इन मान्यताओं को हटाकर अपने मॉडल को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए वापस तीसरा जो मॉडल है उस तीसरे मॉडल को देखते हैं। तो देखिए तीसरा जो बिंदु है वह है बचत व विनियोग का, बचत व विनियोग का प्रवेश, बचत विनियोग का प्रवेश व आय प्रवाह और यह भी द्विक्षेत्रीय मॉडल है अथवा द्विक्षेत्रीय मॉडल। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं बचत व विनियोग का प्रवेश आय प्रवाह अथवा द्विक्षेत्रीय मॉडल क्या है। तो देखिए व्यवहार में परिवार व फर्म
प्राप्त होने वाली अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें कोई पेमेंट मिलता है तो हम उस पेमेंट को पूरा खर्च करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस पेमेंट में से कुछ अपने लिए बचा करके रखने की कोशिश करते हैं। क्यों कि कल ही अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसके खर्चे के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा, इसलिए हमें बचत करनी है। तो ये कहता है द्विक्षेत्रीय जो मॉडल है, वापस इसमें क्या आता है कि व्यवहार में परिवार व फर्म प्राप्त होने वाली अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। यह बचत मुद्रा प्रवाह में से निकाल कर रखी जाती है। जो हमें पेमेंट मिला था उसमें से हमने थोड़ा सा पेमेंट बचत में रख लिया और वापस जो पेमेंट था वो पेमेंट हमने फिर वापस मार्केट में भेज दिया, रखी जाती है। फलतः मुद्रा सिकुड़ जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मुझे 10,000 रुपये मिले और मैंने 3,000 रुपये अपनी बचत में रख लिए तो 7,000 रुपये वापस भेज दिए, तो वापस मेरे पास जो पेमेंट आया था वो 10,000 था। मैंने जो रिटर्न वापस दिया है वो 7,000 का दिया, 3,000 मैंने अपने पास बचा करके रख लिए, तो मुद्रा सिकुड़ जाएगी। यहाँ मार्केट में मुद्रा कम जाएगी और बीच में ही सिकुड़ जाती है। इस प्रकार बचत मुद्रा प्रवाह से हुई एक रिसाव यानी लीकेज है। यह बचत अपसंचित नहीं की जाती है, यानी अपने पास संचित नहीं रहती है। क्या होता है, अपसंचित नहीं की जाती है, पर पूंजी बाजार में उधार देने के लिए उपलब्ध हो जाती है। व्यावसायिक संस्थान पूंजी बाजार से विनियोग करने के लिए ऋण लेते हैं। विनियोग का प्रवाह बचत के ठीक विपरीत होता है। बचत से मुद्रा प्रवाह सिकुड़ता है जबकि विनियोग से फैलता है। अतः यदि परिवारों व व्यावसायिक संस्थानों की बचत व्यावसायिक संस्थानों के विनियोग के रूप में मुद्रा प्रवाह में वापस लौट जाती है तो मुद्रा के प्रवाह की स्थिरता बनी रहती है और कीमतों व आर्थिक क्रियाओं में भी स्थिरता बनी रहती है। जब तक पूंजी बाजार में निधियों का प्रवाह यानी बचत पूंजी बाजार से निधियों का प्रवाह यानी विनियोग बराबर रहते हैं, यह मुद्रा का चक्राकार प्रवाह बिना किसी अवरोध या परिवर्तन के बराबर चलता रहता है। अतः एक सरल द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य की जो शर्त है, तो देखिए साम्य की शर्त क्या है? साम्य की शर्त बराबर देखिए क्या है? बचत, और इसे हम एस बोलते हैं यानी सेविंग, इजिकल टू विनियोग जिसे हम आई बोलते हैं यानी इन्वेस्टमेंट। बचत और विनियोग में स्थिरता की शर्त है, यानी दोनों बराबर ही होने चाहिए, यह इसकी एक शर्त है। अब देखिए इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं और रेखा चित्र में सबसे पहले परिवार के बाद पूंजी बाजार अथवा या
वित्तीय प्रक्रिया या वित्तीय प्रक्रिया वापस परिवार पूंजी बाजार या वित्तीय प्रक्रिया और फर्म अब देखिए सर्वप्रथम परिवार ने क्या दिया? ऋण। हमने कहा है इस प्रक्रिया में फर्में ऋण लेती हैं, तो परिवार ने ऋण किसको दिया? यानी इसे ऋण जिसे उधार बोलते हैं, चाहें तो आप इसे ऑब्लिक उधार भी लिख लें। उधार दिया किसके लिए? पूंजी बाजार या वित्तीय प्रक्रिया के लिए। वापस पूंजी बाजार ने फर्म के लिए क्या दिया है? ऋण दिया है। फर्म को ऋण दिया और ऑब्लिक या इसे उधार भी बोल दें कि उधार पैसा दिया है। अब देखिए फर्म ने क्या किया? फर्म ने इसमें से कुछ बचत की और उस बचत का जो भाग था वो ब्याज के रूप में या बचत किसको दे दी? पूंजी बाजार या वित्तीय प्रक्रिया में दे दी। अब इसने क्या किया? चूंकि परिवार से ऋण लिया था इसने, तो इसने क्या किया? वापस परिवार को बचत दी है। अब देखिए एक प्रक्रिया तो यह है। यहाँ अब दूसरी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है और दूसरी प्रक्रिया है कि फर्म ने पहले परिवार ने फर्मों को क्या दिया है? तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार फर्मों को क्या देता है? उत्पादन के साधन या वास्तविक वस्तुओं की सेवाओं का मौद्रिक मूल्य देता है। वास्तविक वस्तुओं की सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब इसने क्या किया? जब हम परिवारों ने फर्मों को वास्तविक वस्तुओं की सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दिया, तो परिवार ने हमको क्या दे दिया? और फर्मों ने हमें वापस परिवारों के लिए, अब देखिए फर्मों ने परिवारों के लिए क्या दिया है? वास्तविक उपभोग वस्तुएं एवं सेवाएं। वास्तविक उपभोग वस्तुएं एवं सेवाएं, यह फर्मों द्वारा रिटर्न की गई किसके लिए? परिवारों के लिए। अब वापस फिर देखते हैं कि परिवारों ने फिर फर्मों के लिए क्या दिया है? तो परिवारों ने फर्मों के लिए संसाधन की सुविधाएं दी। संसाधन यानी भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, तो संसाधन की सुविधाएं यानी भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये हमने फर्मों को दिए। फर्म ने फिर हमको रिटर्न क्या दिया? तो देखिए फर्म ने वापस हमको रिटर्न जो दिया है वह दिया संसाधनों का भुगतान।
संसाधनों का भुगतान। और संसाधनों का जो भुगतान है वो किस रूप में आया है? वह लगान है, मजदूरी है, ब्याज है, इसके रूप में और लाभ के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो यह जो क्रम है, परिवार ने सर्वप्रथम ऋण वित्तीय प्रक्रिया के लिए दिया, वित्तीय प्रक्रिया ने ऋण फर्म को दे दिया, फर्म ने कुछ बचत अपना खर्चा काटते हुए कुछ बचत की और उस बचत का पैसा वित्तीय यानी पूंजी बाजार को दे दिया, पूंजी बाजार ने भी फिर बचत करने के बाद परिवार को दे दिया, परिवार ने वास्तविक वस्तुओं की सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यानी जो हमने वस्तुओं की खरीद की है उसका जो पेमेंट किया है वो वापस फर्मों की तरफ पहुंच गया। फर्मों ने हमें रिटर्न क्या दिया? वास्तविक उपभोग वस्तुओं एवं सेवाएं यानी उत्पादन करके हमें वस्तुएं और सेवाएं दी। फिर हमने क्या किया? परिवार ने फर्म को संसाधनों की सुविधा यानी भूमि, श्रम, पूंजी और साहस दिए। फिर फर्म ने हमें जो हमने संसाधनों से अवेलेबल कराए थे उन संसाधनों का भुगतान किया। और यही द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह है। इसे लिख सकते हैं द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह। अब यहाँ देखें कि रेखा चित्र में बचत व विनियोग को दिखाते हुए मुद्रा के चक्राकार प्रवाह का जटिल प्रतिरूप दिखाया गया है। और यहाँ रेखा चित्र के अनुसार अब दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि रेखा चित्र के अनुसार सबसे पहले परिवार क्षेत्र की बचतें पूंजी बाजार में आती हैं। परिवार क्षेत्र की जो बचत हैं वो पूंजी बाजार में आ जाती हैं। अब यहाँ से क्या होता है? इसी प्रकार व्यवसायिक क्षेत्र की बचतें भी पूंजी बाजार में आ जाती हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पूंजी बाजार में आती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इस प्रकार पूंजी बाजार में आई बचतों को व्यावसायिक फर्में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उधार लेती हैं। इस प्रकार से बचत पूंजी बाजार से व्यावसायिक फर्मों की ओर प्रवाहित होती है। एक स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विनियोग फर्मों व उद्यमों का या उद्यमों द्वारा किया जाता है। बचत अधिकांशतः गृहस्थों द्वारा की जाती है और कई कारणों से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विनियोग सदैव बचत के बराबर ही होगा। इसलिए यहाँ आय, उत्पादन और रोजगार घट बढ़ होना भी निश्चित है। अब देखिए एक और चित्र मैं बनाता हूँ, उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए परिवार और फर्म, एक तरफ परिवार है, एक तरफ फर्म है। देखिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। परिवार, फर्म,
अब देखिए यहाँ से परिवार ने बचत किसको दी? पूंजी बाजार को। किसे दी? पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार ने क्या किया? उधार किसको दे दिया? फर्म को। तो ये उधार दिया। अब वापस फर्म ने क्या किया? कुछ बचत पूंजी बाजार को दे दी। बचत पूंजी बाजार को। यहाँ फिर परिवार ने फर्म को क्या दिया है? परिवार ने फर्मों को साधनों को किए गए भुगतान, साधनों को किए गए भुगतान, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? लगान, ब्याज, मजदूरी, यानी लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब देखिए वापस फिर परिवार ने फर्म के लिए क्या दिया है? उपभोग पर व्यय। उपभोग पर व्यय फर्म को दिया। इसने वापस इसे दिया और इसने वापस इसे दिया। बस यही क्रम लगातार चलता रहता है। यह भी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह है, जिसे हम वित्तीय क्षेत्र का समावेश इसमें करते हैं। तो इसमें वित्तीय क्षेत्र का समावेश भी है। आप चाहें तो मैं इसे लिख देता हूं कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह, और इसे हम वित्तीय क्षेत्र का समावेश, यानी वित्तीय क्षेत्र का समावेश करते हुए इसे हम तैयार करते हैं। अब देखिए वापस इसमें भी दो बिंदु क्लियर होते हैं। सबसे पहला, मान लीजिए विनियोग के लिए गए ऋण बचतों से कम हो जाते हैं, यानी जो ऋण लिया है वह बचत से कम हो जाता है, तो अर्थात हमने जो ऋण लिया है वह I लेस देन S हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, अतः अंतिम वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और कीमतें गिरेंगी। दूसरा बिंदु, यदि विनियोग बचतों से अधिक, यानी निवेश ग्रेटर देन S होगा, तब यह हो सकता है जब मुद्रा के प्रवाह में भूतकाल में अपसंचित पूंजी या राशि आकर शामिल हो जाए या चलन में नई मुद्रा डाल दी जाए,
तो मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि होगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और कीमतें भी बढ़ेंगी। अतः मुद्रा प्रवाह के स्थिर अथवा अपरिवर्तित स्तर पर रहने की आवश्यक शर्त यह है कि विनियोग बचत के बराबर होना चाहिए। अतः संतुलन की शर्त अर्थव्यवस्था में इस प्रकार होगी। तो संतुलन की जो शर्त है वह है, संतुलन की जो शर्त होगी वह होगी संतुलन की शर्त बराबर संतुलन की शर्त बराबर क्या होगी? देखें, S इजिकल टू आई अथवा C प्लस एस इजिकल टू C प्लस आई, अर्थात S इजिकल टू बचत यानी सेविंग, I इजिकल टू विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, और C इजिकल टू उपभोग यानी कंजप्शन। जब ये स्थिति होगी तो संतुलन की शर्त भी लागू हो जाएगी। अब आता है चौथा पॉइंट, त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह। और त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह को अपन कल के वीडियो में, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में चौथी और पांचवें इन सभी को क्लियर किया जाएगा। इसकी समसमिकाएं भी साथ में दी जाएंगी और मैं जानता हूं कि आप इसे अच्छी तरीक़ा से सभी तैयार करेंगे। और मेरे अगर चैनल पर आप नए हैं तो आज हमने आय का चक्रीय प्रवाह में जो चीज़ें क्लियर की हैं उसमें सबसे पहले मैंने आपके समक्ष आय के चक्रीय प्रवाह की अवधारणा, फिर उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ, आय के प्रवाह का बदलता हुआ स्वरूप, और फिर आय प्रवाह का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। वह पांचों शीर्षक वास्तविक वस्तु प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह जिसे द्विक्षेत्रीय मॉडल बोलते हैं, बचत व विनियोग का प्रवेश आय प्रवाह अथवा दो क्षेत्रीय मॉडल, यहाँ तक ही आज हमने क्लियर किया है। और इसमें वास्तविक वस्तु प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह द्विक्षेत्रीय, और इसके बाद बचत विनियोग प्रवाह का प्रवेश आय प्रवाह अथवा दो क्षेत्रीय मॉडलों का अध्ययन किया है। अब हम अगले वीडियो में त्रिक्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे और चार क्षेत्रीय मॉडलों का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद उसकी समसमिकाओं का भी अध्ययन करेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके साथ ही मेरे ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में पड़े हुए हैं। आप चाहें उन नोट्स को निकाल करके भी अध्ययन करें।
कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।